चिल्लू पार्क समागम के प्रायोजक करता है फॉक्स रियलिटी साइन ऑफ एक्सपीरियंस एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स गोरखपुर, श्री बालाजी कार केयर बढ़लगंज, असम्पशन पब्लिक स्कूल बढ़लगंज, गायत्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बढ़लगंज व श्री राम हॉस्पिटल बढ़लगंज। इंडिया द्वारा आयोजित बढ़लगंज ही नहीं, अगर हम बात करें इस जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में ये इस प्रकार का पहला आयोजन हो रहा है। चुनाव नज़दीक है, उसके मद्देनज़र हमने विकास कार्यों को लेकर के चिल्लू पार्क के विकास कार्यों एवं विभिन्न राजनीतिक पहलुओं पर साक्षात्कार संवाद कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता, सेंट्रल एकेडमी समूह के निदेशक श्री संजय मिश्र मुन्नू जी हैं। सर, सर्वप्रथम स्वागत है इस मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने इतना बढ़िया मंच हमको दिया, यहाँ पे आने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। सवाल की शुरुआत करना चाहते हैं। एक बड़े शैक्षिक समूह के आप निदेशक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है आपका। अचानक राजनीति में आना क्या मकसद सर रहा, कैसे राजनीति में आने का निर्णय लिया? शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम जैसा आपने बताया है, और शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा का भी काम हमारा है। अचानक से कोई राजनीति में आना नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा कि 1993 में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय पंडित टी.एन. मिश्रा जी चिल्लू पार्क से ही विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े थे। तो 1993 से ही राजनीति में भी यहाँ रहे हैं, राजनीतिक दखलंदाजी भी रही है, और इसमें कोई अचानक आने वाली जैसी बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सन 1990 से उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता हुआ करते थे। उन्होंने मुझे इसी बढ़लगंज में भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई थी 29 जून 1990 से। तो मेरा राजनीतिक बीज जो है भारतीय जनता पार्टी की माटी से ही अंकुरित हुआ है, जो 3 दशक बाद अब एक वटवृक्ष का रूप ले लिया है, और इस बार 2022 चुनाव में चुनाव लड़ने का विचार बना करके मैं टिकट की दावेदारी करके आपके बीच में आया हूँ। आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, कई और भी बड़े चेहरे हैं इस क्षेत्र में जो टिकट मांग रहे हैं। अन्य से बेहतर कैसे मानते हैं आप स्वयं को? नहीं, मैं अपनी तुलना किसी और से अन्य से नहीं करता। मैं अपने आप को ही सक्षम पा रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी से तुलना करना ठीक नहीं है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हमेशा पार्टियाँ तमाम आयातित और नए चेहरों को भी क्षेत्र में ला देती हैं, जिसको पार्टी भेज देती है। क्षेत्र के कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। मैं तो यहाँ के लिए नया नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, सब कुछ मेरा यहीं पे रहा है। तो अन्य से बेहतर और किसी से तुलना करना कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सवालों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे कि जैसे टिकट के कई दावेदार हैं, लेकिन टिकट तो सिर्फ मिलना एक को है। अगर टिकट नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, देखिए, टिकट मांगने वाला अपने आप को ये मान के चलता है कि टिकट मुझे ही मिलेगा, और मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि टिकट मुझे ही मिलेगा। टिकट देना ये पार्टी और संगठन का काम है। पार्टी संगठन जिसको उचित समझेगी टिकट देगी। इन केस जैसा कि आप कह रहे हैं, अगर हमको नहीं मिलता है तो मैं पार्टी के एक वफादार सिपाही के रूप में पार्टी का काम करूँगा, पार्टी की सेवा करूँगा। चिल्लू पार्क गोरखपुर जनपद का पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। विकास की अगर हम बात करें तो किस नज़र से देखते हैं चिल्लू पार्क के विकास को? आपकी क्या सोच है? अभी और क्या बदलने की आवश्यकता है? यहाँ बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं चिल्लू पार्क में जो सबसे ज्वलंत समस्या है इस समय, वो है बाढ़ और कटान। अगर बढ़लगंज के पूरब के इस हिस्से को देखा जाए तो हर साल करीब 4 महीने यहाँ के लोग बहुत एक बड़ा जो है दंश झेलते हैं बाढ़ का, कटान का।
हमें नहीं लगता है कि इसके पहले, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोपित नहीं कर रहा किसी को, लेकिन अगर पहले जनप्रतिनिधियों ने इसके ऊपर ध्यान दिया होता तो शायद हमारे कछार क्षेत्र के इतनी दुर्गति नहीं होती। मैं भी जाता जाता रहा हूँ, मैं 1998 की बार देखा हूँ, इसके बाद अभी भी मैं गया था, इस बार भी गया था। सबसे पहला काम जो होगा वहाँ पे बाढ़ और कटान को रोक करके यहाँ के लोगों को बचाना, उसके साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और जब हम क्षेत्र में होते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके नाम से परिचित हैं, लेकिन ऐसे भी हमें बहुत सारे लोग मिले जो आपके नाम से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में मैदान में जाएंगे, कैसे फेस करेंगे इस परिस्थिति को? अब हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी गांव या ऐसा कोई जगह होगी जो नाम से अनभिज्ञ होंगे। हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन 1993 में जब ये चिल्लू पार अलग था, 2012 के बाद से धुरिया पार का भी कुछ क्षेत्र इसमें जब आ गया है, तो मैं नहीं कर सकता हूँ कि उस धुरिया पार क्षेत्र के उधर की बात नहीं कर सकता, लेकिन इधर पुराने चिल्लू पार में तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पंडित टी.एन. मिश्रा को लोग नहीं जानते होंगे, सब जानते होंगे। हाँ, हो सकती है थोड़ी बहुत पहचान की कमी, क्योंकि क्षेत्र में इधर थोड़ा कम आना जाना हुआ था, तो कोई मिल गया होगा आपसे, या कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। धीमे धीमे आना जाने से पहचान सबकी हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। बाढ़ की अगर हम बात करें तो चिल्लू पार क्षेत्र के लिए बाढ़ एक बड़ी समस्या है। अभी आप क्षेत्र में थे, मदद कर रहे थे बाढ़ पीड़ितों की, जिम्मेदार किसे मानते हैं इस बाढ़ की समस्या के लिए? अब किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, उचित नहीं है। हम खास करके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी उदासीनता की वजह से ये बाढ़ की समस्या अभी तक बनी हुई है। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि जो पिछला चुनाव हुआ है, जो अभी भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं, विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं राजेश त्रिपाठी जी, उनके आप मददगार हुआ करते थे। ऐसा क्या है कि अब भाजपा से आप भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? एक साथ 3 क्वेश्चन पूछा आपने, बारी बारी तीनों का जवाब देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप फिर से एक बार दोहराइए अपना। हमने कहा कि चिल्लू पार की अगर हम बात करें तो राजेश त्रिपाठी जी विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। पिछले चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि आप उनके मददगार रहे हैं। बस बहुत अच्छा हुआ जो आपने ऐसा सवाल आज इस मंच पे पूछा। शायद इस वीडियो को राजेश भाई भी देखेंगे ही देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मुझे अपना मददगार मानते हैं, और कहीं न कहीं वो चर्चा में भी करते हैं कि मैं उनका मददगार था। लेकिन अभी 10-15 दिन पहले मैं एक दिन उरुआ मंडल में घूम रहा था, एक गांव में मैं गया था। 2-3 दिन पहले राजेश भाई भी वहाँ गए थे, उनके साथ भी कुछ लोग गए थे। तो जैसे अभी आपने इसके पहले प्रश्न पूछा ना कि जो है कई लोग टिकट मांग रहे हैं, किसको मिलेगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने उनसे भी वहाँ पे उन्होंने किसी ने किया, पूछा, तो राजेश जी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, बोले टिकट मांगना सबका अधिकार है, जो कि है भी। लेकिन साथ में कोई सज्जन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर वो आपके यहाँ आएंगे हमारे लिए, अगर वो आपके लिए आपके यहाँ आवें तो उनसे पूछिएगा 15 साल कहाँ थे। आज मैं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। ठीक उसके 2-4 दिन बाद मैं भी गया, तो ये बात हमको उन्होंने बताया। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे राजेश त्रिपाठी का मददगार मानते हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया है, तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो आए थे, मैंने उनकी मदद किया था, तो मैं तो उनके साथ ही था, तो फिर 15 साल से बाहर रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उनका जवाब पहले तो हो गया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी से हम भी टिकट मांग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से हर कार्यकर्ता को, हर पार्टी के लोगों को जो है टिकट मांगने का अधिकार है।
टिकट कोई भी मांग सकता है। टिकट देना संगठन और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों का काम है। वो निश्चित करेंगे, वो अपना समीकरण देखेंगे, जातिगत समीकरण है, क्षेत्र का समीकरण है और जो भी जो है वोट का समीकरण है, जो भी है अपना समीकरण देख करके वो अपना जो है डिसाइड करेंगे कि कौन चुनाव लड़ेगा। तीसरा जो सवाल है कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हमारे और राजेश जी के संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। जब भी मिलते हैं तो हम आज जब चुनाव की घोषणा नहीं किए थे उसके पहले जो मिलने का हमारा तरीका था, बैठने का, बात करने का, आज भी वही है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़ना है। मुझे टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे तो यही लगता है कि टिकट मुझे मिलेगा मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे नहीं मिलता है, जो लड़ेगा एक सच्चे सिपाही के रूप में मैं उसके साथ रहूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। राजनीतिक दूरियां हो सकती हैं लेकिन आपसी दूरियां नहीं होनी चाहिए। जातिवाद की भी बात की आपने। योगी सरकार में भी जातिवाद को लेकर ऐसा कहा जाता है, ब्राह्मण उत्पीड़न की बात की जाती है। एक ब्राह्मण नेता के तौर पे आप क्या मानते हैं, आपकी क्या सोच है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, कहीं ब्राह्मण उत्पीड़न नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल एकेडमी समूह के निदेशक के रूप में शैक्षिक जगत में एक बड़ा नाम है आपका, इसे आप एक अपनी उपलब्धि भी बता सकते हैं। लेकिन अगर विधानसभा में शैक्षिक उन्नयन के लिए अगर हम बात करें तो आपका कोई एक योगदान जो इस चिल्लूपार क्षेत्र के लिए रहा हो? नहीं, शैक्षिक योगदान किस तरह का योगदान आप जानना चाहते हैं? मेरा मतलब ये था कि गोरखपुर शहर में तो आपने एक बड़ा समूह सेंट्रल एकेडमी के रूप में दिया है जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसा चिल्लूपार में नहीं है। आप चिल्लूपार में भी चाहते तो कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, करेंगे भी। मैंने उसकी तैयारी भी कर रखी है, लेकिन अभी थोड़ा हम जिले स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा ब्लॉक स्तर पर या विधानसभा पर नहीं गए हैं, जिले स्तर पर हम लगे हुए हैं। अब पूरा हो गया करीब करीब, अब बहुत जल्दी ही चिल्लूपार को भी एक बहुत बड़ा अच्छा स्कूल हम देंगे, विद्यालय देंगे। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। बात करें हम राजेश त्रिपाठी की, बात करें हम पंडित हरशंकर तिवारी की, बात करें हम वर्तमान में विधायक विनय शंकर तिवारी जी की, तीनों का कार्यकाल आपने देखा है। अगर हम बेहतर कार्यकाल की बात करें इन तीनों लोगों में से किसका बेहतर कार्यकाल मानते हैं? देखिए, हर जनप्रतिनिधि की अपनी कार्य शैली होती है, अपनी कार्य करने का एक अलग तरीका होता है। सबने अपने अपने जगह पर सही काम किया है, सबने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है और मुझे कोई ये अधिकार नहीं बनता कि मैं इनकी नंबरिंग करूं। मैं इनकी नंबरिंग नहीं कर सकता है, सबका विकास ठीक है, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सवालों का सामना किया, बहुत ही सरल अंदाज में सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। उपस्थित सभी पत्रकार लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी साथियों को सादर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।